नमस्कार दोस्तों। जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने बात कर चुका है अबाउट सीड टेक्नोलॉजी के बारे में कि इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में, सीड टेक्नोलॉजी क्या होता है, सीड प्रोग्राम क्या होता है, उसके एम्स के बारे में, उसके लेआउट के बारे में, उसकी जो प्रोग्रेसिव हिस्ट्री रही है उसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। और इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉब्लम के ऊपर है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है सीड इंडस्ट्रीज़ में। सीड इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संस्कार एग्रीकल्चर क्लासेस पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स के बारे में कि प्रॉब्लम्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी क्या होता है। सीड इंडस्ट्रीज हम अगर स्टेबलाइज कर देते हैं, कोई सीड बिजनेस अप्लाई कर देते हैं, लगा देते हैं, तो उसके बाद हमें कौन कौन सी समस्याओं को फेस करना पड़ता है, उन समस्याओं के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर जो है वो उन्होंने आप ही लोगों के बीच से कुछ लोगों ने ये कमेंट किया था, जो कि हमारे वीडियो सीड हाउ टू स्टार्ट सीड बिजनेस देखने के बाद, कि इसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और किस तरीके से हमें इसका प्रोसेस है, किस तरीके से हम सीड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सीड इंडस्ट्री एक बहुत ही प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। इसमें मिनिमम लागत में मैक्सिमाइज कर सकते हैं प्रॉफिट को। क्योंकि अगर आप परचेज करते हैं, कोई कहीं भी सीड परचेज करने जाते हैं, तो आप देखते हैं कि पर केजी वो 2800 2930, मतलब सीड की अकॉर्डिंग वो उसकी जो रेट होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर उसको आप जा कर के फील्ड से प्रोड्यूस करते हो या फिर पाते हो, या फिर अगर आप होलसेल में उस चीज़ को लेने जाते हो, तो आपको वो प्राइस जो कि 2800 2900 पर केजी था, वो 100 200 पर केजी के हिसाब से भी मिल जाता है। तो दोस्तों ये सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन इसमें बहुत सारी समस्याएं भी हैं जिनको फेस करना पड़ता है। और इन्हीं समस्याओं के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो समस्या आती है, कुछ इक्विपमेंट्स को लेकर के आती है, उनको स्टोरेज को लेकर के आती है, मार्केटिंग को लेकर के आती है। तो किस तरीके से ये समस्याएं हमें आती हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है कि प्रॉब्लम आती है, वो होता है रेड टैपिज्म। फॉल्टी प्लानिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई प्लान बनाते हो, कोई सीड इंडस्ट्रीज का कोई लेआउट बनाते हो, कोई सीड प्रोग्राम बना रहे हो, अगर आप उसको कंडक्ट करने जाते हो, लेकिन उसकी प्लानिंग आप प्रॉपर तरीके से नहीं किए होते हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आपका जो प्लान होता है वो फेल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको नीड है कि आप प्रॉपर, जब भी आप कभी कोई सीड प्रोग्राम बनाएं या कोई सीड इंडस्ट्री स्टेबलाइज करें, तो आपका जो प्लान हो क्लियर हो, और किसी एक्सपर्ट से, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से उससे कंसल्ट आप ज़रूर करें, जिससे कि आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को भी फेस करने का आपके अंदर कैपेसिटी बन जाए। दूसरी चीज़ है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ एजेंसीज, यानी कि जो एजेंसीज हम कंसल्ट करते हैं, जो एजेंसीज होती हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में भी सीड प्रोग्राम जो होते हैं, हो सकता है कि लूप कर जाए, हो सकता है कि वो ओवरलैप कर जाए। तो ऐसे कंडीशन में हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ जाते हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि हम जो कोऑर्डिनेशन है एजेंसीज का, उनको भी हम मेंटेन करके रखें। दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, तब हम किसी सीड बिजनेस को अच्छी तरीके से चला सकते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस पर्सन्स की, यानी कि जब भी हम सीड प्रोग्राम बनाए, कोई भी हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करना है, तो ऐसे कंडीशन में हम अगर किसी फ्रेशर को वहाँ पे रखेंगे, तो फ्रेशर को उसकी बारीकियों के बारे में पता नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो सीड प्रोग्राम होगा, हमारी जो एम होगी, उससे हम भटक जाएंगे, और हमारा जो सीड क्वालिटी होगा वो पुअर हो जाएगा। तो ज़रूरत है कि जब भी हम सीड प्रोग्राम बनाएं, या फिर जो भी हम सीड इंडस्ट्रीज स्टेबलाइज करें, तो ऐसे में हम एक एक्सपीरियंस्ड और ट्रेंड पर्सन को ज़रूर साथ में रखें, जिससे हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल होगा। अगला है लैक ऑफ प्रोसेसिंग मशीन। इसके कंडक्शन के लिए इसको कैसे ऑपरेट करना है, ऑपरेट करने भी आना चाहिए, स्पेयर पार्ट्स को चेंज करने आना चाहिए। बाकी इसमें किसी भी तरीके की रिपेयर या मेंटेनेंस करना है, तो वो भी आपको
अच्छे तरीके से आना चाहिए, या फिर आपके पास एक बढ़िया ट्रेंड ऑपरेटर होना चाहिए जो कि उसके प्रोसेसिंग मशीनों को कंडक्ट कर सकता हो, ऑपरेट कर सकता हो। तभी आप किसी भी प्रोसेसिंग यूनिट को चला पाएंगे, सीड इंडस्ट्रीज को चला पाएंगे। दोस्तों, सीड प्रोसेसिंग का जो वर्क होता है, सीड प्रोसेसिंग एक जो यूनिट होती है वो सीड इंडस्ट्रीज का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि इसके बिना आप कोई भी सीड इंडस्ट्रीज कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। और जो भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो भी फील्ड से सीड आप लाते हो, जो भी रिसर्च सेंटर से या फिर फील्ड से फार्मर्स के पास से जो सीड लाते हो, उसमें बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स और इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो उनको आप फिल्टर करने के लिए, उनको प्योरीफाई करने के लिए, उनको साफ़ करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप प्रोसेसिंग मशीन वहाँ पे बिठाओ। प्रोसेसिंग मशीन होनी चाहिए जो कि आपके सीड को और भी क्वालिटी दे देता है। तो अगर आप मशीन लगा भी देते हो, ऐसे में अगर आपको ऑपरेट करने नहीं आता है, स्पेयर पार्ट्स चेंज करने नहीं आते हैं, क्योंकि जब भी आप चलाते हो तो टाइम टाइम पे आपको स्पेयर पार्ट्स की मरम्मत करनी पड़ती है, रिपेयर करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। उसमें बहुत सारे जालियाँ लगी होती हैं जिनको आपको बराबर चेंज करते रहना पड़ता है उनके सीड के अकॉर्डिंग। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप इनके बारे में नहीं जानते रहोगे, जानकारी नहीं होगी, तो आप एक जो सीड इंडस्ट्री है उसको बेहतर नहीं बना पाओगे। आपकी जो सीड की क्वालिटी होगी बहुत ही पुअर हो जाएगी। तो आप एक एक्सपीरियंस और 10% को ज़रूर रखें ऑपरेटर के तौर पे, जो कि उस सीड के मशीन को चलाने उसको आता हो। ठीक है। अगली समस्या जो हमारे पास आती है वो एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन की आती है। एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन वो कंडीशन होती है, यानी कि जो भी फेवरेबल कंडीशन के अलावा कंडीशंस आते हैं, जैसे कि आप सीड स्टोर करना है और ऐसे में अगर बारिश होने लग जाए तो फिर आपको वो क्लाइमेट से बचा करके सीड रखना पड़ेगा। अदरवाइज जो भी जितना भी आपका स्टॉक होगा वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा और आपका बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये इसमें सबसे जो बड़ी समस्या आती है वो क्लाइमेट कंडीशन की आती है, क्योंकि मैक्सिमम जो रीज़न है ह्यूमिडिटी उसमें ज़्यादा होती है और टेम्परेचर की बहुत ही बड़ी समस्या होती है। कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जो नमी पा करके थोड़े से फूल जाते हैं और धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं, या फिर उनमें इंसेक्ट्स वगैरह लग जाते हैं जो कि धीरे धीरे हमारे सीड्स के लॉट को पूरा बर्बाद कर देते हैं। इसके अलावा जो प्रॉब्लम आती है क्लाइमेट की वजह से वो टेम्परेचर का आता है। टेम्परेचर अगर हमारा ठीक ढंग से नहीं रहा, टेम्परेचर अगर हमारा एक ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं रहा, स्टोर करने लायक टेम्परेचर नहीं रहा, तो ऐसे कंडीशन में आप जब कोई भी लॉट रखते हो तो धीरे धीरे उसकी जो जर्मिनेशन पावर होती है वो ख़राब हो जाती है और आपका जो पूरा का पूरा लॉट होता है बर्बाद हो जाता है। मार्केट में जब आप सीड उतारते हो तो वहाँ पे आपकी समस्या बढ़ जाती हैं और आपका रेपुटेशन पे इसका असर आता है। तो ज़रूरत है कि हम जब भी इन सीड इंडस्ट्री स्टेबलाइज करें तो हम एक ऐसा चैम्बर, एक ऐसा स्टोरेज बनाएं जहाँ पे हम इन सब चीज़ों से, इन सभी समस्याओं से, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और इंसेक्ट्स वगैरह से सुरक्षित रह सकें, बच सकें। अगली समस्या हमारे जो सामने आती है वो मार्केटिंग का आता है। मार्केटिंग का कैसे आता है, तो उसमें कोई भी स्टॉक, कोई भी बिजनेस, सिर्फ सीड बिजनेस ही नहीं, कोई भी आप बिजनेस डालते हो तो एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग मस्ट होता है। एडवर्टाइजमेंट तो आप देख लोगे, लेकिन मार्केटिंग का जब बारी आती है तो आप मार्केटिंग में क्वालिटी मेंटेन करना आपको मस्ट हो जाता है। अगर मार्केटिंग का क्वालिटी मेंटेन नहीं है तो जो भी आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, जो भी आपके फार्मर्स होते हैं, जो कि आपके कस्टमर्स जो लेके जाते हैं सीड को, तो एक बार तो लेके चले जाएंगे, लेकिन दूसरी बार आपके कंपनी का सीड, आपकी इंडस्ट्रीज़ का सीड वो परचेज नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यही आती है कि आप जब तक क्वालिटी मेंटेन करके नहीं रखोगे तब तक आपके सीड इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी। मार्केटिंग पे आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। मार्केटिंग आपका सबसे साफ़ सुथरा और ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा। अगला है स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट। स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट यानी कि जहाँ पे आप सीड का प्रोडक्शन करते हो, जहाँ पे सीड का मल्टीप्लिकेशन करते हो, वो आपका प्रोडक्शन यूनिट कहा जाता है। ऐसे में अगर आपकी डिमांड बढ़ती जाती है और आपका जो प्रोडक्शन एरिया है वो अगर छोटा रहेगा तो ऐसे कंडीशन में आपको समस्याएं बढ़ जाएंगी। दूसरी चीज़ कि आज जो दिनों दिन क्या हो रहा है कि
मकान बनते जा रहे हैं, फील्ड का जो हमारा कल्टीवेशन लैंड है वो घटता जा रहा है, तो उनके कम होने की वजह से भी आपके इंडस्ट्री पे असर पड़ता है, क्योंकि फार्मर्स के पास उतनी लैंड नहीं बची होती है जिससे कि वो आपको कल्टीवेट करके आपको यील्ड दे सके। तो ऐसे कंडीशन में सबसे ज़्यादा समस्या आपको होती है। अगला समस्या हमारे सामने क्या आता है कि जो एजेंसीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो जो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ हैं उनको पेटेंट करा करके और हमारे लिए हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन देती हैं। लेकिन हाइब्रिड सीड का एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि आप कोई भी किसान अगर हाइब्रिड सीड लेके जाता है तो उस सीड को वो मल्टीप्लाई करा के अगले नेक्स्ट ईयर के लिए सीड के तौर पे नहीं स्टोर कर सकता। तो ये भी एक समस्या होती है। वो जो सीड होने की वजह से जो किसान होता है वो बार बार उन्हीं एजेंसीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। यानी कि अगर एक बार किसी मल्टीनेशनल कंपनी का सीड की कोई फार्मर्स परचेज कर लिया, उसका बेनिफिट उसको दिख गया, तो वो क्या करेगा कि बार बार उसी कंपनी का सीड परचेज करना चाहेगा, न कि किसी और कंपनी का। तो ऐसे में भी कंपनीज को लॉस होती है या फिर सबका को नुकसान होता है। हाँ, अगर आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी का सीड परचेज हो रहा है तो भाई आपके लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन ये दूसरी कंपनीज के लिए ड्रॉबैक हो जाएगा। तो ये सब कुछ समस्याएं थी। सीड इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ये सारी समस्याएं आती हैं। और आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे रोल ऑफ एजेंसीज के बारे में कि क्या क्या रोल होते हैं, जो कौन सी एजेंसी का हमारे सीड इंडस्ट्रीज में क्या रोल होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।